देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह वक्त दोनों देशों को और भी नजदीक आने का है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत आकर खिचड़ी खाना चाहेंगे। हमारी आज की मुलाकात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती है। एक मित्र के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा का प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध विस्तृत होने के साथ साथ गहरे भी हैं और यह गहराई आती है हमारे शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड ज्योग्राफी और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव से। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सहयोग और तालमेल में अच्छी गति आई है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे संबंधों की बागडोर का एक छोर आप जैसे सशक्त और विजनरी लीडर के हाथ में है। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बने, कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। इधर कोरोना काल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वायरस पर काबू पाने में सब कुछ झोंक दिया है। ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर जारी है और अब अपना निजी सरकारी जहाज भी स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिस हवाई जहाज में दवाइयां और दूसरा सामान रखा जा रहा है, वो हवाई जहाज किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी हवाई जहाज है। कोरोना काल की दुश्वारियों को देखते हुए सीएम योगी ने अपना सरकारी प्लेन स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है। अगले 9 जून को ट्रूनेट मशीनों की खेप लेने मुख्यमंत्री का सरकारी जहाज गोवा जाएगा। ये मशीनें कोरोना जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और सीएम ने फौरन ये मशीनें उत्तर प्रदेश में लाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में समय की बचत के लिए और तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री का सरकारी जहाज स्वास्थ्य विभाग के काम आ रहा है। लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले वो 2 बार मेडिकल इक्विपमेंट मंगाने के लिए अपना सरकारी जहाज बैंगलोर और गोवा भेज चुके हैं। ट्रूनेट मशीनों की जरूरत को देखते हुए सीएम योगी इससे पहले 1 जून 2020 को स्टेट प्लेन गोवा भेज चुके हैं, जहां से 21 मशीनें प्रदेश में आई थी। ये मशीनें इमरजेंसी ऑपरेशन में काफी सहायक साबित हो रही हैं। इनके जरिए सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में कोरोना की जांच होकर रिपोर्ट आ जाती है। प्रदेश में कोरोना जांच का दायरा बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल को अपना सरकारी जहाज बैंगलोर भेजा था। वहां से 150 E-Star Fortitude किट मंगवाई थी। कोरोना संदिग्ध की सूचना देने, उनके जांच कराने और उन पर नजर रखने के लिए सीएम योगी ने हर ग्राम पंचायतों और वार्ड निगरानी समितियों का भी गठन किया है। ये समितियां किसी भी प्रवासी के आने और किसी के संक्रमित होने की जानकारी देती हैं। इसके अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग में सरकार की मदद भी ये समितियां कर रही हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और अब तो सीएम योगी ने अपना सरकारी जहाज भी कोरोना की रोकथाम में लगा दिया है। और अब जो अगली खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधान करने के लिए है। भारत में कोरोना के नए मामलों में आज नया रिकॉर्ड बन चुका है। उधर हैदराबाद की बड़ी लैब ने खुलासा किया है कि भारत में मिलने वाला कोरोना दुनिया भर से कुछ अलग है। कोरोना ने भारत में अपनी रफ्तार बहुत तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,304 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 260 लोगों को वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है और देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 2,16,919 हो गई है। हालांकि अब तक 1,04,107 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मतलब साफ है, अब आपकी छोटी सी भी लापरवाही आप पर और आपके परिवार पर काफी भारी पड़ सकती है।
देश में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है और संक्रमण की दर में कमी आने तक आपको सावधानी के साथ ही जीवन जीना है। उधर हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में दुनिया से हटकर एक अलग तरह का कोरोना वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लैब के वैज्ञानिकों का दावा है कि फिलहाल ये अलग तरह का कोरोना वायरस दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादा पाया जा रहा है। हैदराबाद के लैब के वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, दक्षिण भारत के राज्यों में अलग तरह का कोरोना। साइंटिस्ट ने इस कोरोना का नाम क्लेड A3I रखा है। भारत के जीनोम सीक्वेंस के 41% सैंपल में मिला है। वैज्ञानिकों ने 64 जीनोम का सीक्वेंस तैयार किया है। तेलंगाना और तमिलनाडु के ज्यादातर सैंपल ऐसे हैं। ज्यादातर सैंपल भारत में कोरोना के शुरुआती दिनों के हैं। हैदराबाद की लैब के साइंटिस्ट का मानना है कि दिल्ली से मिले सैंपल से इसकी थोड़ी समानता है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात से मिले सैंपल से ये पूरी तरह अलग है। कोरोना वायरस का टाइप सिंगापुर और फिलीपींस में मिले वायरस के जैसा है। हैदराबाद की लैब का दावा है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया जाएगा, जिससे इस नए कोरोना के बारे में और खुलासा किया जा सकेगा। वहीं कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर पर बहुत बड़ी आफत के संकेत लोगों को डरा रहे हैं। बुधवार की रात एक बार फिर से इस इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लॉकडाउन शुरू होने के बाद यह 9वां मौका था जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के लोग पूरे लॉकडाउन के दौरान कोरोना के साथ साथ एक और बहुत बड़े डर के साए में हैं। लोगों को अब कोरोना के साथ साथ भूकंप का खौफ भी बुरी तरह से डरा रहा है। बुधवार रात 10:42 पर इस इलाके में फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.2 थी और इसका केंद्र नोएडा से दक्षिण पूर्व की ओर 19 किलोमीटर दूर था। अब आपको दिखाते हैं देश में कोरोना की आफत शुरू होने के बाद कब कब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। 3 जून 2020 नोएडा में भूकंप के झटके। 29 मई दिल्ली से सटे इलाकों में भूकंप। 15 मई दिल्ली में भूकंप का हल्का झटका। 10 मई दोपहर में भूकंप आया। 13 अप्रैल दिल्ली में झटके से दहशत। 12 अप्रैल दिल्ली एनसीआर में भूकंप। साफ है दिल्ली में इस तरह लगातार भूकंप के झटके लगने के बाद आईआईटी कानपुर की भूकंप को लेकर की गई रिसर्च पर एक बार फिर लोगों का ध्यान चला गया है। आईआईटी कानपुर ने अध्ययन के बाद जारी की चेतावनी, दिल्ली और बिहार के बीच आ सकता है बड़ा भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.5 से 8.5 तक हो सकती है। आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की रिसर्च थी। पिछले 500 सालों में गंगा के मैदानी क्षेत्र में बड़ा भूकंप नहीं आया है। उत्तराखंड के रामनगर में खुदाई से मिले हैं भूकंप के अवशेष। 1505 और 1803 के दौरान भूकंप के अवशेष मिले हैं। आईआईटी की रिसर्च कहती है कि इस इलाके में एक बार फिर भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और पटना तक का इलाका प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें भारतीय उपमहाद्वीप में विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जोन में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। हालांकि दिल्ली जोन 4 में है, जहां पर 8 तीव्रता तक के भूकंप की आशंका जाहिर की गई है। खबर दिल्ली से ही। अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर आपको लेकर चलते हैं। ये केंद्र सरकार के उन 3 अस्पतालों में से एक है जो राजधानी में कोरोना का मुफ्त इलाज दे रहे हैं। अस्पताल के अंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त सफदरजंग अस्पताल का जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसके भीतर है। 8 फ्लोर है और इन 8 फ्लोर्स पर जो कोरोना के मरीज हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। जो वार्ड्स हैं जहाँ पर उन मरीजों को रखा गया है वहाँ हम जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस वक्त ये पीपी किट्स पहन रहे हैं क्योंकि जो मरीज़ हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके पास जब हम जाएंगे तो जो इन्फेक्शन का खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यकीन मानिए आप डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को टीवी पर देखते होंगे पीपी किट पहन के वो कितने आसानी से घूम पा रहे होते हैं, लेकिन असल में पीपी किट पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और पीपी किट पहनना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से पहनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पूरी आप प्रोसेस को यहाँ पर देखते क्या करते हैं। बेसिकली जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है नीचे से तो हम उसे, अगर वो पेशेंट सिक होता है तो हम उसे आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। अगर वो स्टेबल होता है तो हम उसे वार्ड्स में एडमिट करते हैं। हमारे पास फ्लोर हैं 3rd से लेके 8th फ्लोर तक हैं। हमारे उस तरफ भी हमारे पास 7th और 8th फ्लोर पे पेशेंट एडमिट होते हैं। पेशेंट उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो आप कब से यहाँ पर हैं और कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? सर संडे से मैं यहाँ पर हूँ
बाकी ट्रीटमेंट वगैरह जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है काफ़ी अच्छी हैं, जो पहले से कंपैरिजन में देखा जाए तो अब मतलब काफ़ी बेटर मुझे लगा हुआ है। व्यवस्था ठीक है, मरीज को देखते हुए घबराए लोग जो डर रहे हैं उससे व्यवस्था ठीक है। बस 13-14 दिन से बुखार चल रहा था घर में, हमने वहाँ लोकल डॉक्टर से दवाई लिया था, आराम नहीं आ रहा था, कमजोरी आती जा रही थी। अनलॉक 1 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, लेकिन बसों में सीमित सवारियों को ही बैठने की इजाजत है। आखिर किस तरह से दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, आप रिपोर्ट देखिए। देश लॉकडाउन से खुलने की ओर जा रहा है और इसी चरण में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार बस स्टैंड के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बसों में सवारियाँ चढ़ रही हैं उनकी बाकायदा जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, और अगर किसी का टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा मिलता है तो उसको जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें आप अंदर जाने देंगे? 40 से नीचे होना चाहिए। अच्छा, किसी का ज़्यादा हो तो उसे नहीं चढ़ने देंगे? नहीं। तो आप देख सकते हैं एक बस के अंदर इनका कैसा है टेम्परेचर? सही है। अच्छा, थोड़ा बस के अंदर का भी नज़ारा देख लेते हैं। तो एक बार में कितने सवारियाँ बैठने दे रहे हैं आप? टोटल 20 सवारी, ड्राइवर कंडक्टर सहित। अच्छा, ड्राइवर कंडक्टर सहित 20 सवारियाँ। आप थोड़ा दिखाएं भी, और अगर उससे ज़्यादा सवारी हो जाती है तो फिर बीच में कहीं रोकते हैं या नहीं? ना, पहले मना कर देते हैं गेट पे मना करते हैं। अगर पूरी सवारी है तो हम बैठाते हैं। किसी को उतरना है तो ठीक है, वरना हाँ तो जितनी सवारी उतरेगी उतनी चढ़ाते हैं। तो बिल्कुल जो डीटीसी की बसें हैं उनमें ख्याल रखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 लोग ही जो हैं वो जा सकते हैं, और उसका पालन भी होता हुआ दिख रहा है। गैप पे जो है वो लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, कब से बस का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। 2 घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो घंटों घंटों से जो है इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन या तो बस आ नहीं रही है, अगर आ रही है तो उसमें बाकायदा पहले से ही जो सवारियों का कोटा है 20 सवारी को मैक्सिमम बैठा सकते हैं वो पहले से मौजूद हैं। तो ऐसे में लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन क्योंकि कोरोना महामारी है तो उसको देखते हुए ये साफ तौर पर तय किया गया है कि बस के अंदर जो है लिमिटेड सवारियाँ 20 है वही बैठ सकती हैं, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग से बैठेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली। खबर उज्जैन से बसों में आग की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। 7 बसें धू कर जल गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई। इन तस्वीरों को देखें। कोरोना काल में देश के एक शहर में क्या हो रहा है। ये बसें धू कर जल रही हैं। इन बसों से उठती लपटें कई फीट ऊपर तक जा रही हैं। आप गिनते जाइए, ये पूरी की पूरी 7 बसें हैं जिन्हें खौफनाक आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये तस्वीरें उज्जैन से आई हैं। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लग गई। आग को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बसों में कितना नुकसान हुआ होगा। आग लगने की खबर जैसे ही आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 8 गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने जो कुछ बताया वो काफी चौंकाने वाला था। उसके मुताबिक ये आग अपने आप या गलती से नहीं लगी, बल्कि किसी ने साजिशन यानी जानबूझकर इन बसों में आग लगाई है। भैया 6:15 पे फायर ब्रिगेड ने खबर आई कि नानाखेड़ा बस स्टैंड पे एक बस में आग लग गई। यहाँ एक गाड़ी हमने घर से फोटाई फाइटर, तो यहाँ पता चला यहाँ 7 बसों में आग लगी। जल्दी से वहाँ से और फाइटर आए और सबने आग पे काबू पाया। और ये क्या लग रहा है प्राथमिक रूप से क्या कारण लग रहा है? ये तो आग लगाई गई है। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से संचालित होने वाले प्राइवेट अंतरराज्यीय प्रांतों में जाने वाली बसें लॉकडाउन के चलते यहाँ कई दिनों से खड़ी थीं। आज सुबह किसी अज्ञात शख्स ने 7 बसों में आग लगा दी। बसों में आग लगते ही तेजी से बसें इसकी चपेट में आ गईं, जिसके बाद बसों से लपटें निकलने लगी। इसके बाद तो सभी जली हुई बसें खाक में तब्दील हो गईं। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट सीधे तौर से कह रहा है कि इन गाड़ियों में आग जानबूझकर लगाई गई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन बसों में आग लगाने वाला कौन है। क्या किसी ने दुश्मनी निभाने के लिए इन बसों को आग के हवाले कर दिया, या फिर किसी ने मस्ती में ही बसों में आग लगा दी। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कैश वैन से 22 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश को पकड़ लिया गया है। पुलिस से उसका एनकाउंटर हुआ, गोलियां चली। पूरी खबर आती। अस्पताल में स्ट्रेचर पर जिसे घसीट कर ले जाया जा रहा है वो बदमाश है। उसने अलीगढ़ में LIC की कैश वैन से 22 लाख रुपए लूटने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस से हुए एनकाउंटर में वो जख्मी हो गया। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। कुल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।
अब इन तस्वीरों को देखिए। यह एनकाउंटर की वो जगह है जहां बदमाशों और पुलिस के बीच कई राउंड गोलियां चली। बदमाश पूरी तैयारी के साथ थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस की गोलियों के आगे बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए 22 लाख से ज्यादा रुपयों में से साथ ही 12 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो कुछ बदमाश तुरंत 2 मोटरसाइकिल में आ रहा था, लगातार फायरिंग चली थी कई राउंड, और फायरिंग रुकने के बाद पुलिस देखा 2 मोटरसाइकिल गिर पड़ा था। उनका तो दोनों बदमाश का पैर पे गोली लगी है, इसलिए उनका हॉस्पिटल के लिए तुरंत पहुंचवा दिया हम लोगों ने। आपको बता दें, 1 जून को LIC के कैश वैन से बदमाशों ने 22 लाख से ज्यादा की लूट की कोशिश की थी। वारदात के 3 दिन बाद ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस लूट की वारदात के बाद ADG ने 8 टीमों का गठन किया था, जिसके बाद मुखबिरों से आरोपियों की सूचना मिली थी। एजेंट LIC से पैसे लूटा था, उसी के कंफर्म हो गया था। उसी बैग उस दिन CCTV फुटेज में आया था, और वो मौके पर 2 मोटरसाइकिल रिकवरी हुआ है और 2 देसी तमंचा रिकवरी हुई है। मौके पर 2 लोग पकड़ा है। इतनी बड़ी लूट के बाद से इलाके पे हड़कंप मचा हुआ था। बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इस लूट को अंजाम दिया था, लेकिन आखिरकार पुलिस की सख्ती के बाद सभी बदमाश पकड़े गए। खबर नोएडा से है। नोएडा में अब से कुछ ही दिन के बाद खुलने वाला है सबसे बड़ा कोविड अस्पताल। क्या है इसकी खूबियां, कैसा होगा ये अस्पताल, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 39 के जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। वहीं मैं बता दूं कि मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नोएडा सेक्टर 39 का जिला अस्पताल है। वहीं कहा जा रहा है कि ये नोएडा का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल होगा। यानी कि अभी नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में सिर्फ एक अस्पताल है जहां पर कोविड-19 से संक्रमित जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसको देख करके प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया कि जल्द से जल्द एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए जो कोविड-19 से संक्रमित जो मरीज हैं उनका इलाज कर सके। वहीं अगर बात की जाए अस्पताल में सुविधाओं की तो 200 बेड का ये अस्पताल बनाया गया है। 8 माले की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर ये सारी सुविधाएं की गई हैं। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 15 जून को ये अस्पताल बिल्कुल तैयार है। नोएडा में सिर्फ अभी एक ऐसा अस्पताल है जहां पर कोरोना वायरस से जो संक्रमित जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके बाद में पूरी जांच करने के बाद में देखने के बाद में एक लिस्ट तैयार करेगा। कितने डॉक्टर्स इसमें काम करेंगे, कितने स्वास्थ्य कर्मचारी इसमें काम करेंगे। अभी अगर जो लिस्ट बनाई गई है, जो जानकारी हमें मिली है, उसके हिसाब से लगभग 100 लोग यानी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलाकर के 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। ये संख्या बढ़ सकती है जो इसमें काम करेंगे। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इस अस्पताल को शुरू किया जाएगा। अब ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है और इसे नोएडा का सबसे बड़ा कोविड-19 स्पेशल अस्पताल बताया जा रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। आपने वो कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के भी दाम। मुरादाबाद में किसान ने इस कहावत को सच साबित करके दिखाया है। आखिर कैसे ये सब हुआ, आप देखिए। क्या 2 फसलें एक ही खेत में उगाई जा सकती हैं? क्या एक ही खेत से डबल मुनाफा कमाया जा सकता है? लेकिन कोरोना काल में एक किसान ने कमाल कर दिखाया है। इस लॉकडाउन में जहां लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं मुरादाबाद के किसान ने इस लॉकडाउन में मीठे गन्ने के साथ तीखी मिर्च को बोकर अपनी आमदनी बढ़ा ली है। मुरादाबाद में बेलारी के धर्मपुर कला के इंद्रपाल ने अपने 2 बीघा खेत में गन्ना बोया। गन्ने की फसल तैयार होने से पहले ही लॉकडाउन का फायदा उठाकर गन्ने की फसल के साथ मिर्च के पौधे भी लगा दिए, जिससे जहाँ गन्ना उग रहा है वहीं इस लॉकडाउन में जब गन्ना तैयार होगा इंद्रपाल उससे फायदा लेगा। उससे पहले इस लॉकडाउन में खर्च के लिए इंद्रपाल ने मिर्च से पैसे कमा लिए हैं। इंद्रपाल की माने तो बाजार में सब्जियों के दाम ज्यादा नहीं मिल रहे, लेकिन इस मिर्च से उसका गन्ने लगाने का और दवाई समेत सारा खर्च निकल गया है। वहीं उसे किसी आर्थिक समस्या से भी 2-4 नहीं होना पड़ा। हमारे एरिया के जो सुपरवाइजर है शिवराम सिंह, उन्होंने हमें सलाह दी थी कि गन्ने में आपका इन्वेस्ट करके दे। लागत तो ज्यादा नहीं है सर उसमें। ये गन्ने में जो लागत मतलब थोड़ी की लगनी दवाई, उसमें मिर्च के गन्ने के सहारे से मिर्च भी लगी है। लागत तो ज्यादा नहीं आई है, हमें ज्यादा लागत तो बीज की आई है हमारी। उधर गन्ना विभाग की माने तो वो बहुत समय से ऐसी खेती पर जोर दे रहे हैं। इंद्रपाल ने समझदारी दिखाते हुए लॉकडाउन का फायदा लिया। इंद्रपाल ने इस तरह की खेती कर 1 लाख रुपए अलग से कमा लिए हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। अब इससे क्या होता है कि हमें किसान होता है तो
अच्छा इनकम की प्राप्ति होती है। और वो जो गन्ने का जो उसके प्लांटिंग का जो खर्चा होता है वो हमारी जो फसली खेती है उससे निकल आता है। वैसे इस तरह की खेती में अगर किसी वजह से गन्ने को नुकसान हो जाता है तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर सकती है। साइक्लोन निसर्ग आया और तबाही मचाकर चला गया। अब इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। निसर्ग के निशाने पर महाराष्ट्र गुजरात जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी मौसम के बदले रुख को महसूस कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का मध्य इलाका है, जिसमें लगभग 10 जिले शामिल हैं, उनमें आज भारी बारिश हो सकती है। जो पश्चिमी इलाका है, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, इस बेल्ट में आंधी आ सकती है और उसकी रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हालांकि बारिश वहां बहुत हल्की रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। देखिए, ऐसा है, कोई भी चक्रवात हो, चाहे हमारे देश के पूर्वी तट पर आए या हमारे देश के पश्चिमी तट पर आए, जब तक वो उत्तर प्रदेश में पहुंचता है तब तक उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। हवा की गति अगर बहुत तेज हो जाए, उसी को हम लोग चक्रवात बोलते हैं। इलाका है, यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की है। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर पश्चिमी बंगाल के तरफ से वो चल रहा है तो हमारे देश के जो वो जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले ज़्यादा प्रभावित होंगे, और अगर अरब सागर से चल रहा है तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले ज़्यादा प्रभावित। इससे पहले मई में भी इस तरीके से मौसम बदला था, जिससे तापमान में गिरावट आई थी और उस वक्त तापमान में बढ़ोतरी लगातार बढ़कर 49 डिग्री तक जा पहुंची थी, जिससे कई इलाकों में पानी का संकट और तपन से परेशानी महसूस की जा रही थी। तो आज लखनऊ का तापमान भी बदला हुआ है। हल्की बूंदाबांदी का जो सवेरे से ही माहौल बना हुआ है। ऐसे में अब अगर इस मध्य इलाके में बारिश होती है तो उससे किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।